चलिए, तो अब हम लोगों को सूत्र पढ़ना था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये क्या करता है, तीन चीजें लिखी हैं इसमें, तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तो तद्धितार्थ विषय हो, उत्तर पद परमेय हो और समाहार वाच्य हो, तो वहां पर दिक् का और संख्यावाचक का सुबंत के साथ में तत्पुरुष समास होता है। अब आपको देखना है कि तद्धितार्थ कहाँ पर है। तो ये विग्रह दिखाई दे रहा है ना, पर पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वशाला में उत्पन्न होने वाला। पूर्वशाला में उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर क्या है, भवः है। क्या है यहाँ पर, भवः। 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 और भव अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है, भवाद्यर्थे यह स्यात् असंज्ञायाम। भव अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है, बोलो बोलो भाई। अण प्रत्यय। भव अर्थ, यहाँ पर भवाद्यर्थे, भवादि अर्थ में यह प्रत्यय होता है। भव, तो भव अर्थ में कौन सा प्रत्यय आने वाला है यहाँ पर, य। यह प्रत्यय। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, यहाँ पर भव इस अर्थ में यह प्रत्यय आगे आने वाला है। यानी कि इस यह प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, भव। तो यह प्रत्यय का जो अर्थ है भव, वो तद्धितार्थ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्यय क्या है, तद्धित है। यहाँ प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तद्धिता के अधिकार में है, तद्धित है। इसलिए तद्धित प्रत्यय तद्धितार्थे विषय, तद्धित का अर्थ क्या होना चाहिए, विषय हो। तद्धितार्थे विषय मतलब तद्धित का अर्थ क्या हो जहां पर, विषय। तो यहाँ इस विषय हो। विग्रह में देखो आप, पूर्वस्याम शालायाम भवः, यहाँ पर यहाँ प्रत्यय तद्धित है, उसका अर्थ यहाँ विषय है कि नहीं। जी। तो ये उदाहरण किसका होगा, तद्धितार्थे विषय का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय जो यहाँ प्रत्यय है उसका अर्थ है भवः और वो विषय है। और दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है, पंचगावो धनम यस्य। क्या है, पंचगावो पंचगावो। धनम यस्य। तो एक धनम तो यहाँ यस्य। पर क्या है, पंचगावो धन, इसमें समास होगा, किसमें होगा, पंचगावो धनम। एक तो पंचगावो धनम में होगा और दूसरा समास होगा जी। पंचगावः में, किसमें होगा, दो समास। पंचगावः। तो एक समास जो होगा किसमें, पंचगावो धनम में, दूसरा किसमें होगा, पंचगावः में। तो उसमें क्या होगा ना, ये जो धन अंतिम में दिख रहा है ना, अंतिम में धन जी। दिख रहा है कि नहीं, जी। दिख रहा है। ये हो जाएगा उत्तर पद। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पद। तो देखिए हमारा सूत्र क्या कहता है, उत्तर पदे च परतः। उत्तर पद जब पर में रहे तो उत्तर पद कौन सा पर में हो जाएगा, धनम। तो उत्तर पदे च परतः का उदाहरण क्या हो गया, पंचगावो धनम यस्य। और तद्धितार्थे विषय का उदाहरण क्या हो गया, बोलो, धनम।
पूर्वस्याम शालायाम भवः, ये किसका उदाहरण है? तद्धितार्थ। तद्धितार्थे विषये तो उत्तर पद। और उत्तर पदे च परतः का उदाहरण क्या है? पंचगावो धनम। पंचगावो धनम यस्य। यहाँ पर आपको उत्तर पदे च परतः मिलेगा। और समाहारे च वाच्य का उदाहरण आपको जो है आगे मिलेगा। कहाँ पर? पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम। ये किसका उदाहरण है? समाहारे च वाच्य का। किसका उदाहरण है ये? समाहारे च वाच्य। यहाँ समाहार क्या है? वाच्य है। क्या है यहाँ पर समाहार? वाच्य। वाच्य है। अब बताओ, ये तीन प्रकार का समास हो गया, कौन कौन सा? जल्दी जल्दी बोलो। तद्धितार्थे विषय, उत्तर तद्धितार्थ पदे च विषये, परतः, समाहारे च उत्तर वाच्य। पद। तीन प्रकार का हुआ, कौन कौन सा? तद्धितार्थे विषये, तद्धितार्थ विषये, उत्तर पदे च परतः और समाहार। समाहारे च वाच्य, ये बोलना है। तो अब तीनों का उदाहरण बोलो, समाहारे क्या च है? वाच्य। तद्धितार्थे विषय का उदाहरण है पूर्वस्याम शालायाम भवः, उत्तर प्रदेश का परतः का उदाहरण है पंचगावो धनम यस्य, और समाहारे च वाच्य का उदाहरण है पंचानाम गवाम समाहारः। उदाहरण बोलो तीनों का। बोलो भाई, उदाहरण बोलो। तद्धितार्थ विषये का है पूर्वस्याम शालायाम भवः, और उत्तर पदे च परतः का है पंचगावो धनम यस्य, और समाहार वाच्य का है पंचानाम गवाम समाहार। हम्म तीन उदाहरण। ये तीनों के तीनों उदाहरण पता चल गए कि नहीं, पहले ये बताओ। जी। जी। और दूसरा कोई बोलो तीनों उदाहरणों को। किसी को नहीं आया तद्धितार्थे ना? विषय का हाँ। तद्धितार्थे विषय का उदाहरण है पूर्वस्याम शालायाम भव, और उत्तर पदे च परतः का उदाहरण है पंचगावो धनम यस्य, और समाहारे च वाच्य का है पंचानाम गवानाम समाहारः। गवाम समाहारः पंचानाम। गवाम समाहार, पंचानाम गवाम समाहारः। समझ में आ गई? जी। अब इन सब जगह देखो, दिक संख्य प्रागवत, मतलब दिगवाचक, दिशा के बोधक रहे अथवा संख्या के बोधक रहे। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः में क्या है? दिगवाचक है कि संख्यावाचक? दिक् पूर्व। वो पंचगावो धनम यस्य में क्या है? संख्या। और पंचानाम गवाम समाहारा में क्या है? संख्या। संख्या। और मूल रूप से सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा सूत्र होगा? तद्धितार्थोत्तर पद। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। इस सूत्र में कितने प्रकार का समास कहा गया है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? तद्धितार्थ हरे च वाच्य। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। तद्धितार्थ विषये, उत्तर पदे च परतः, समाहारे च वाच्य। ये तीन प्रकार के। तीन प्रकार का समास कहा गया है ना इस सूत्र में। जी। और तीनों के जी। उदाहरण पता चले कि नहीं? पहले का पूर्वस्याम शालायाम भवा, दूसरे का क्या है? पंचगावो धनम यस्य। हम्म भाई, इतना समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? जी, आ गया।
हम्म। अच्छा, अब एक बात और याद रखिए साथ ही साथ में। क्या याद रखनी है कि इस सूत्र में जो 3 प्रकार का समास कहा गया है, तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र में जो उक्त त्रिविध कहा गया जो 3 प्रकार का समास है, जब वो संख्या पूर्वक होता है तो वो द्विगु संज्ञक होता है। समझ गए कि नहीं? जी तद्धितार्थ में जब कहा गया 3 प्रकार का समास ये संख्या पूर्वक होता है तो द्विगु होता है। अब बताओ संख्या पूर्वक का उदाहरण किसका किसका मिला था? हाँ, पंच गावो धनम यस्य पंचानां और गवानां समाहारः। पंचानाम गवाम समाहार। इसका मतलब अगर द्विगु पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। पंचनाम गवाम समाहार। एक तो पंचगव धना में भी है और एक पंचगवम, यहाँ पंचाना पर भी क्या है? जी, द्विगु है। द्विगु समास। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो तद्धितार्थ में कहा गया 3 प्रकार का अगर संख्या पूर्वक रहेगा तो वो द्विगु होगा, तो वो द्विगु हो जाता है। अच्छा, और एक बात, अगर 3 में मतलब किसमें था? एक तद्धितार्थ में था, उसमें जो है उदाहरण पूर्वशाला था, तो बताओ वहां पर द्विगु होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि नहीं। संख्या पूर्व द्विगु ना। जी। अच्छा, जी दूसरा क्या था? पंचगव धना, दूसरा क्या था? पंचगव धन। ये किसके उदाहरण है? तद्धितार्थे का है क्या? ये उत्तर प्रदेश परतः का है कि नहीं? उत्तर जी उत्तर प्रदेश परतः का ये उदाहरण। तो बताओ यहाँ पर जो है, तो उत्तर प्रदेश परतः में क्या हो गया? पंचगव धना दुगु हो गया। और समाहारे वाला भी दुगु है कि नहीं? जी। जी समाहारे है। च वाच्ये। तो जब द्विगु का अर्थ जब समाहार होगा, यानी समाहार जब वाच्य होगा, क्या? समाहार समाहार जब जब समाहार जब वाच्य होगा। वाच्य मतलब अर्थ होगा। वाच्य माने क्या होता है? अर्थ। अर्थ। तो द्विगुर्ता समाहार एकवत स्यात्, तब वो एकवत यानी एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन। हम्म। और समाहार में अगर कहीं द्विगु या द्वंद्व मिल जाए तो नपुंसकलिंग भी होता है। समाहार में अगर कहीं, समाहारे द्विगु या मतलब समझते द्विगु हो? और द्वंद्व मिल जाए समाहारे तो च वाच्ये। नपुंसकलिंग हो जाएगा। समाहारे मतलब समाहारे च वाच्ये। अगर समाहार वाच्य हो तो वहां पर द्विगु और द्वंद्व क्या होता है? नपुंसक। नपुंसकलिंग। इसलिए पंचगवम में क्या हुआ है? एक वचन और क्या हुआ है? नपुंसकलिंग। क्लिप क्यों? क्यों हुआ है? समाहार। सनपुंसकम सूत्र से समाहार होने के कारण। अरे क्योंकि यहाँ समाहारे च वाच्य है। क्या है यहाँ पर? समाहारे च वाच्ये। समाहारे वाच्य क्या होता है? द्विगु एक वचनम होता है और द्विगु और द्वंद्व नपुंसकम होता है। सा नपुंसकम मतलब द्विगु और द्वंद्व नपुंसकलिंग होते हैं एक वचन। कब? जब समाहारे च वाच्य रहता है तब। जब समाहार वाच्य रहता है तब। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? और ये कुछ स्थितियां हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अब देखिए, और एक बात यहां समझ लो। चलो उसको भी समझते हैं, पहले इतना देखो। अच्छा, कहीं पर दिक है, कहीं पर संख्या है। इतना समझ गए कि नहीं? जी। कहीं जी पर दिख है दिख है कहीं पर और संख्या। संख्या है। कौन? ये पूर्व पद में। किसमें?
पूर्व पद पूर्व में। पद में। पूर्वस्याम शालायाम भवः में पूर्व पद में क्या है? दिख है पूर्व में। ऐसे ही पंचगावोधनम यस्य में पूर्व पद में क्या है? संख्या। संख्या। उत्तर पद कोई सुबंत हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उत्तर पद में गो आ गया, उत्तर पद में गो सब। और समास भी तत्पुरुष हो गया, कौन सा? कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तो गो के आगे आ जाता है टच। क्या हो जाता है? टच। टच। और टच में सिर्फ क्या रह जाता है? ओ। और गो में ओ को क्या हो जाता है? अब ओ को क्या हो जाता है? अब। किस अब सूत्र से? एचो आया बा। एचो यवायावः से। एच तो और ओ को क्या बन जाता है? अब। और आ जोड़ देंगे। समझ गए कि नहीं? इतना याद रखना, तद्धित प्रत्यय का कोई लुक नहीं होना चाहिए। कोई तद्धित प्रत्यय आए और आकर के उसका लुक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर गो शब्द मिलता है तो उसको आप क्या करिए? टच प्रत्यय जोड़ करके ओ को अब आदेश करके और गब बना लीजिए। समझ गए कि नहीं इतना? जी। जी। ठीक है। अब आती है बात पूर्वशाला में। तो पूर्वाशाला में तो कहीं गो है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही खत्म करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्व पद में दिग्वाचक है, उसका शाला के साथ में क्या हो गया? समास। समास। समास कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? समास करेंगे तो विभक्ति का लुक। लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पूर्वाशाला। क्या बन जाएगा? पूर्वाशाला। पूर्वा। तो पूर्वाशाला इति समासे जाते, समास कर दिया। अब फिर एक वार्तिक है क्या? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावा। बताओ, वृत्ति किसे कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति। और विग्रह किसे कहते हैं? अर्थ अवबोधकम वाक्यम। वृत्त्यर्थावबोधकम। उसमें जोड़ना है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। 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 वृत्ति कितनी होती हैं? 5। 5। चार ही होती हैं या 5 होती हैं? 5। 5 होती है। और यहाँ पर लिखा है मात्र। मात्र शब्द के 2 अर्थ होते हैं, या तो निश्चित और या तो फिर सभी। 2 अर्थ होते हैं। मात्र शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 2 2। अर्थ। एक होता है निश्चित, एक होता है सभी। तो निश्चित रूप से ऐसा अर्थ कहाँ है? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो वहां मात्र शब्द का अर्थ क्या है? कि निश्चित रूप से उन्हीं में प्रथमा होगी और कहीं भी नहीं होगी। नहीं होगी। और यहाँ पर वृत्ति मात्रे का मतलब क्या है? सभी वृत्तियों में। मात्र शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? सभी वृत्तियों में। सभी वृत्तियों में। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? कृतद्धित इत्यादि। उनमें सब में क्या होता है? सर्वनाम को पुंबद भाव हो जाता है। सर्वनाम को पुंबद भाव होता कुंभत है। भाव हो। यानी पुल्लिंग हो जाता है। था स्त्रीलिंग बना दिया पुल्लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग में टाप डाप चाप घीप घीस घीन ये सब लगते हैं ना, ये सब उड़ जाते हैं। समझ गए कि नहीं? जी। तो ये पूर्वा दिख रहा है कि नहीं आपको? ये सर्वनाम है कि नहीं? जी। जी। और यहाँ पर कौन सा वृत्ति हुआ है बोलो?
तद्धित समास समासे जाते, तो समास वृत्ति हुई है कि नहीं? हाँ, जी समास हो बोलो, वृत्तियों में समास नहीं आता है क्या? आता है। तो समास आता है। वृत्ति हुई है, इसलिए क्या होगा, इस सर्वनाम को पूर्वा को क्या हो जाएगा, पुंबद भाव हो जाएगा। तो पुंबद भाव होगा तो इसका जो है पूर्वा में जो टाप है, वो टाप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पूर्वशाला क्या हो जाएगा, पूर्वशाला। पूर्वशालाः। पूर्वशाला बन जाएगा, क्योंकि सर्वनाम को वृत्तियों में क्या हो जाता है, पुंबद भाव हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी अब कह रहे हैं कि दिक अगर पूर्व पद में हो तो फिर कौन सा प्रत्यय कर देना चाहिए, या या प्रत्यय करना चाहिए। कब? असंज्ञायाम, जब कोई नाम की प्रतीति ना हो। और किस अर्थ में, भवाद्य अर्थ में। अब आप देख लो, ये जो पूर्वशाला है, पूर्वा में जो टाप था वो तो गया, क्यों, पुंबद भाव हो गया ना, सर्वनामनो वृत्ति मात्र जी पुंबद भाव। तो अब शब्द जी हमारे सामने निकल करके क्या आया, पूर्वशाला। पूर्वशाला। अब बताओ, पूर्वशाला में बताओ, पूर्व पद में दिक है कि नहीं? है। जी जी है। दिक है ना पूर्व पद में, पूर्व जो है दिक है, दिक माने दिशा है पूर्व पद में। और असंज्ञायाम, संज्ञा है क्या ये, जी संज्ञा है, किसी का नाम आम है क्या भाई? नहीं है। अरे केवल इतना है ना, पूर्वशाला में होने वाला कोई भी हो, किसी का नाम थोड़ा, यही है। तो असंज्ञायाम यानी कि संज्ञा नहीं है। और बताओ, यहाँ भवः था ना, जी तो भव अर्थ भी है, माने पूर्वशाला में होने वाला। तो भव अर्थ में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, या या आ जाएगा। तो पूर्वशाला के बाद में या प्रत्यय बना लो, ठीक है। या प्रत्यय में या की तो हो जाएगी संज्ञा, तो क्या बचेगा, अ अ बचेगा। अब यहां पर जो है सूत्र लगेगा तद्धितेषु अचामादेह। ये कहता है कि तद्धित अगर बाद में हो तो पूर्वशाला के बाद में तद्धित है कि नहीं, है। जी और इति इणिति च तद्धितेषु, ऐसा तद्धित हो जो या तो ईत हो या ईणित हो। तो बताओ, ये जो अतद्धित कैसा है, ईत। ईत यहाँ नकार की संज्ञा तो नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ या प्रत्यय हुआ था ना जी। जी 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 तो ये कैसा तद्धित है, ईति। इति ईत है। तो इसलिए क्या होगा, अचाम आदे रचो वृद्धि, अचो में आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। अब पूर्वशाला में बताओ आदि एच कौन सा है, उकार। हाँ। पूर्व में, पूर्वशाला में सबसे शुरुआत में अच कौन सा है, पू में ऊ है। और इति णिति च तद्धितेषु अचाम आदे रचो वृद्धि स्यात्, इत अगर तद्धित हो पर में, तो अ प्रत्यय पर में है, तो आदि अच जो आ ऊ है उसको वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, पू में ऊ को वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, उकार। और तो ऊ को औ हो जाएगा। पौर्वशाला क्या बन जाएगा प्रयोग, और अब देखो ये जो पौर्वशाला में ये जो अंतिम में लॉ में आ दिख रहा है ना, ये जी इसका यस्येति च सूत्र से लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और तो ला कैसा हो जाएगा, हलंत, ला कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। हलंत। और उस हलंत लॉ में हम इस आ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो क्या प्रयोग बनेगा? पौर्वशाल। और उसी में विसर्ग लगा देंगे, बाद में सूल आएंगे, ऋतु विसर्ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? पौर्वशाला। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। ऐसे ही पंचगावो धनम यस्य, ये पौर्वशाला समझ में आया कि नहीं? पूर्वस्याम शालायाम भव, ये इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह पूर्वा घी शाला घी कर लेते हैं, घी का लुक हो जाता है, पूर्वाशाला समास कर देते हैं। यहाँ पर समास किससे होगा? तद्धितार्थ, तद्धितार्थे विषय से होता है। और यहाँ पर पूर्व पद में दिक् शब्द है, तो दिक् संख्या यहाँ पर आया है ना, माने दिक् पूर्व पद में रहे अगर, तो समास कर देते हैं। और फिर उस जो पूर्वा में जो है आ था टाप, लोप हो जाएगा। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावा से पुंबद भाव होने का टाप चला जाता है। फिर दिक् पूर्व पदा संज्ञायाम, यह सूत्र से भव अर्थ में यहाँ प्रत्यय होता है, संज्ञा है नहीं है किसी का नाम, तो पूर्वशाला, और यहाँ में यहाँ चला जाता है अपूर्वशाला। और तद्धिते स्वचाम आदेश से इंत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय परे रहते आदेश को वृद्धि करके पूर्व बना लेते हैं पूर्व को, और स्थित जैसे शाला के आकार का लोप कर देते हैं, यहाँ का जुड़ जाता है, सु आता है, ऋतु विसर्ग हो जाता है, पूर्वशाला हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब है पंचगावो धनम यस्य, तो यहाँ पर पंचगावः धनम यस्य में समास करना है, तो कौन सा समास होगा? तो इन्होंने लिख दिया है, याद रखिएगा यहाँ कौन सा समास हुआ है। त्रिपादे बहुप्रिय। और ये किस सूत्र से हुआ है? त्रिपद बहुव्रीहि किस सूत्र से हुआ है? अनेक मन्य पदार्थ से। त्रिपद बहुव्रीहि किस सूत्र से हुआ है? अनेक मन्य पदार्थ। ये सूत्र है कोई, उस सूत्र से जो है यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि कर लेते हैं। तो त्रिपद बहुव्रीहि करने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला? शुद्धितार्थोत्तर पद समाहरित। और इसमें भी पूरा सूत्र नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिर्फ क्या लगाएंगे? कौन सा वाला अंश लगाएंगे? आप देख रहे होंगे, उत्तर पद। उत्तर पदे च परतः, ये वाला अंश लगा देंगे। अब बताओ यहाँ उत्तर पद कौन है? धनम। तो इसके पर में रहते पूर्व में दो शब्द पकड़ेंगे, कौन कौन से? पंच पंचगावो। और गाव। ये द्विपद को पकड़ करके और फिर इनमें क्या कर देंगे? हम समास कर देंगे, क्योंकि इसमें एक जो है संख्यावाचक है कि नहीं? जी, जी। एक पंच है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पंचगावः में कौन सा समास हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? दिगु दिगु द्विगु हुआ है, अथवा तत्पुरुष समास हुआ है। क्या हुआ है? तत्पुरुष समास। दिगु अथवा तत्पुरुष। किससे हुआ है? किससे हुआ है? तो उत्तर पदे च परतः, इससे हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचगावो धनम, यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? बहुव्रीहि। किससे हुआ है? अनेकमन्य पदार्थ है। और अगर मैं आपसे सिर्फ पंचगाभा का पूछूं तो यहाँ पर जो है क्या हुआ है? तत्पुरुष समास हुआ है। और किससे हुआ है? उत्तर पदे च परतः। चलिए, और किसका? दिग्वाचक का हुआ है? नहीं, संख्यावाचक का। संख्यावाचक का हुआ है पंच का, गाव पंचन का गाभा के साथ में समास कर देंगे, विभक्ति का लुक हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा हमारे सामने बन करके क्या आएगा, पंच गवो गो गो और धन। अब यहां पर एक बात बताओ, उत्तर पद में कौन प्रमेय था? धन। धन। अच्छा, द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम। ये कहता है कि उत्तर पद अगर पर में हो तो नित्य समास होता है। किसको? द्वंद्व और तत्पुरुष। अब बताओ यहाँ पंचगव में कौन सा समास हो रहा है? तत्पुरुष या द्विगु। किस सूत्र से हो रहा है तत्पुरुष समास यहाँ पर? उत्तर पदे च परतः। सूत्र से किससे हो रहा है? सूत्र अगर पूछें सूत्र में किस अंश से हो रहा है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश प्रथा से। सूत्र कौन सा है? तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये सूत्र कौन सा समास करता है? तत्पुरुष समास करता है। तत्पुरुष समास। तो पंचगव में क्या हुआ है? तत्पुरुष हुआ है और उत्तर पद के परे रहते हुआ है। तो ये तत्पुरुष समास कैसा होगा? नित्य होगा। कैसा होगा? नित्य। और गो शब्द था तो नित्य समास वचन। यही इस वार्तिक का कहना है कि द्वंद्व और तत्पुरुष का अगर उत्तर पद के परे रहते, धन के परे रहते समास करेंगे तो नित्य समास होगा, यानी उसका विग्रह नहीं होगा। अलौकिक विग्रह तो होगा, पंचंजस गोजस धनसु, वो तो होगा ही होगा। अब आती है बात, पंचन गो था, नकार का तो नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है तो पंच गो रह जाता है। इस गो के आगे हम टच लाते हैं। किस सूत्र से? गोर तद्धित लुकी से। किससे लाते हैं? गो तद्धित लुकी। ये क्या कहता है कि अगर गो अंत तत्पुरुष हो तो बताओ धन अंत तत्पुरुष है कि गो अंत तत्पुरुष है? गो। धन अंत क्या है? स्नांत क्या है जी? अरे धन पर्यंत कौन समास हुआ है भाई? बहुव्रीहि। त्रिपदे बहुव्रीहि, 3 पद का बहुव्रीहि हुआ है। धन पर्यंत कौन सा हुआ है? बहुव्रीहि। त्रिपदे बहुव्रीहि। और गो पर्यंत क्या हुआ है? द्विपद पर्यंत कौन सा हुआ है? तत्पुरुष। तो गो अंत तत्पुरुष है कि नहीं? जी। जी। गो अंत मतलब गो शब्द पर्यंत क्या हुआ है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या कर देंगे हम? टच प्रत्यय कर देंगे। टच। कहां पर करेंगे? समास के अंतिम में। कौन से समास के अंतिम में? तत्पुरुष के या बहुव्रीहि के अंतिम में करेंगे? तत्पुरुष। तत्पुरुष। यहाँ यही ध्यान देना है कि अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए अगर आपसे कि धन पंचगव पर्यंत क्या है? में टच। धन पर्यंत बहुव्रीहि। और त्रिपदे पंचगव बहुव्रीहि। पर्यंत तत्पुरुष। पंचगव यानी गो शब्द पर्यंत वो तत्पुरुष है। तो समास के अंतिम में यानी तत्पुरुष के अंतिम में टच रख देंगे। और ना तो तद्धित लुकी। बोले तद्धित लुक नहीं होना चाहिए। तो बताओ तद्धित लुक हुआ है क्या? यहाँ कोई तद्धित आकर के लुक हुआ हो क्या? नहीं। नहीं है, इसलिए कि नहीं। इसका मतलब टच होने में कोई बाधा नहीं है, टच हो जाएगा। तो गो के आगे टच जुड़ेगा तो गो आ, ओ को अबादेश गव, पंच गव धन, इस प्रकार से बन जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। पहले पंचगावो धनम से यहाँ पर पंचंजस गोजस और धनसु और अनेक अन्य पदार्थे से त्रिपद बहुव्रीहि कर देते हैं। फिर द्वंद्व तत्पुरुष उत्तर पदे नित्य समास वचनम के द्वारा नित्य समास हो जाता है। किसमें?
पंचगव में, पंचगो में। और क्योंकि गोप शब्द पर्यंत क्या हुआ है, तत्पुरुष हुआ है किस सूत्र से, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारेच से। धन शब्द पर्यंत बहुव्रीहि हुआ है, गो शब्द पर्यंत तत्पुरुष हुआ है, इसलिए गोर तद्धितु की समाह तत्पुरुष में टच कर देते हैं, तो बन जाता है पंच गो टच धन। टच में टकार चकार चला जाता है, आ रहता है, ओ को अब आदेश कर देते, पंच गव धन, इस प्रकार से बनता है। किसी को समस्या है कुछ इसमें? नहीं। अब यहाँ पर एक बात और देखनी है कि जब तत्पुरुष हो, समानाधिकरण हो, कर्मधारय होता है। अब एक बात बताओ, पंचगावोधनम यस्य में जो पंचन था वही गावह था, वही धनम था। जो 5 है वही गाय है और वही धन है कि नहीं ऐसा? जी जी। इसलिए यहाँ पर जो तत्पुरुष हुआ है 5 और गाय में, तो वो तत्पुरुष क्या तत्पुरुष है? कर्मधारय। समझे कि नहीं? जी समान अधिकरण का मतलब हो एक ही द्रव्य, एक ही द्रव्य, एक ही। समान कहते हैं एक को, एक ही, और अधिकरण कहते हैं द्रव्य को। अधिकरण माने क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य। कम से कम यहाँ पर तो अधिकरण मतलब क्या होता है? द्रव्य। और जगह जो हो सो हो। अब थोड़ा और बदल दो, यहां पर ऐसा कर दो, समान अधिकरण की जगह कर दो क्या? अर्थ। अर्थ मतलब समझते हो कि नहीं? अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ। तो यहां पर जब एक ही पदार्थ हो, पंचन भी उसी को कह रहा है और गावो भी। गाओ उसी भी। को, गो भी उसी को कह रहा है, इसलिए यहाँ पर समान अर्थ हो जाएगा। 2 समानार्थक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पंच गो कर्मधारय में जो तत्पुरुष होगा वो कर्मधारय तत्पुरुष भी कहा जाएगा। और ऐसे पूर्वस्याम शालायाम भवा में भी जो पूर्वाशाला में समास किया था, वो भी क्या है? कर्मधारय था। और ऐसे ही जो पहले किया था 70 से हमें सप्त चते ऋषि, क्योंकि वो सप्त जो थे वही ऋषि थे। पूर्वे सुकाम समी में पूर्वा चासो ही सुकाम समी, जो पूर्वा था वही सुकाम समी था, इसलिए वहां पर भी कैसा तत्पुरुष होगा? समानार्थक। कर्मधारय। कैसा होगा? समानार्थक। अधिकरण मतलब होता है अर्थ, समानार्थक तत्पुरुष होगा यहाँ पर, इसलिए वो कर्मधारय कहा जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब एक और प्रयोग है, पंचानाम गवाम समाहारः। तो पंचन जस गो जस, जस जस तो उड़ जाएगा, पंचन और गो, नकार का पंचन के लोप हो जाता है, किससे? न लोप प्रातिपदिकांतस्य। तो पंच गो, पंचगो। अब बताओ, पंचगो जो शब्द है ये तो वैसे ही है पंचगो, जैसे पंचगावो धनम यस्य में पंचगो था कि नहीं था? बोलो भाई। जी। जैसे पंचगावो धनम यस्य में पंचगो बना था, वैसे यहाँ पंचगो बन गया। लेकिन ये जो होगा ना, ये तद्धितार्थ में नहीं, और दूसरा क्या था? उत्तर पदेच परतः नहीं, अपितु ये क्या है? समाहारेच वाच्य है। क्यों? इसके विग्रह से पता चल रहा है। विग्रह कहते हैं अर्थ बताने वाले वाक्य को। इसके विग्रह से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसमें समास हो रहा है? समाहारेच वाच्य वाच्य। समास हो रहा है। तो पंचानाम गवाम समाहार है, यहाँ पर पंचन जस गोजस में समास कर देंगे दिक्वाचक का गो के साथ में, वो दिग्वाचक नहीं, संख्यावाचक का गो के साथ में, तो बन जाएगा पंचन गो, और फिर यहाँ पर टच प्रत्यय हो जाएगा। टच क्यों होगा? क्योंकि यहाँ गो शब्द पर्यंत कौन सा समास हुआ है? तत्पुरुष। तत्पुरुष। एक ही तो हुआ है, यहाँ 2 तो हुए ही नहीं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है, तो गो शब्दांत जो तत्पुरुष होता है,
ये गो शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं यहाँ पर? गो शब्द अंतिम में है कि नहीं यहाँ? जी जी इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, माने कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसके बाद टच हो जाएगा। टच में टकार चकार की संज्ञा आकार रहेगा, वो को अब आदेश कर देंगे तो पंचगव। अब पंचगव में पूछे कि कौन सी विभक्ति लाएं, तो कहा सुविभक्ति लाओ। बोले अविभक्ति लाना है कि नहीं, तो कहा नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि दुगुहु एक वचनम। दुगु किससे होता है? संख्या पूर्व दुगु से, संख्या पूर्व में है, और संख्या पूर्व में दुगु हो ऐसी बात नहीं है। अब दु यमुनम और पंचगंगम भी तो फिर दुगु होने लगेगा कि नहीं? जी जी तो कहा कि नहीं भैया, सभी संख्या पूर्व में रहे तो दुगु नहीं होता। तद्धितार्थ यहाँ पर कहा गया जो 3 टाइप का है वो होता है। तद्धितार्थ में 3 प्रकार का कहा गया है कि नहीं, बोलो? जी तद्धितार्थे विषय उत्तर प्रदेश परता समाहारे वाच्य 3 प्रकार का कहा गया है। यही वाला क्या होता है? संख्या पूर्व में रहे तो दुगु संज्ञा होता है, अन्य किसी की नहीं होती। और अगर समाहार में द्विगु हो, द्विगु एक वचन हो जाता है। द्विगुअर्थ समाहारः एक वस्यात्। अश्व नपुंसकम, समाहार में द्विगु और द्वंद्व जो होता है वो नपुंसक लिंग भी होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी तो एक वचन भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा। इसका मतलब है कि पंचगवम सु आएगा और सु को ज्ञानम की तरह वहां पर प्रक्रिया से रूप बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जी कुछ पता वता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? बोलिए भाई। चलिए, तो विशेषणम विशेषण बहुलम। अब कह रहे हैं कि एक विशेषण का दूसरे विशेष्य के साथ में बहुलम। बहुलम का मतलब होता है कुचित प्रवृत्ति, कुचित अप्रवृत्ति, कुचित विभाषा, कुचित अन्य देव। ये सब बहुलम का मतलब होता है। तो यहाँ पर जो है बहुलम समास होता है। और विशेषण कहते हैं भेदक को, और विशेष्य कहते हैं भेद्य को। विशेषण माने क्या होता है? भेदक। और विशेष मतलब होता है भेद्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसके द्वारा बताई जाए उसे विशेषण कहते विशेषण हैं। और दोनों कैसे होने चाहिए? समानाधिकरण में माने जो विशेषण हो एक ही वही अर्थ विशेष होना हो। चाहिए। अब यही समझना है कि जैसे नीलम शब्द जिसको कह रहा है, उत्पल भी उसी को कह रहा है। जो नील है वही उत्पल है। तब हो गया समानाधिकरण। तो यहाँ पर एक विशेषण हुआ, एक विशेष्य हुआ। उत्पल की विशेषता बताई जा रही है नील शब्द के द्वारा। तो नील जो है विशेषण है और वो उत्पल विशेष्य है। तो यहाँ पर नीलम उत्पलम में क्या होता है? समास हो जाता है और विभक्ति का लुक हो जाता है। तो नील और उत्पल गुण कर देते हैं तो बन जाता है नीलोत्पल, नीलोत्पलम। बहुल ग्रहणात क्वचिन नित्यम। बहुल ग्रहण किया गया है सूत्र में। बहुल ग्रहण किया है कि नहीं? देखो सूत्र में बहुलम। जी तो क्वचित नित्यम, कहीं कहीं नित्य 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 समास हो जाता है। जैसे कृष्ण सर्प, यहां पर क्या होगा? नित्य समास है। यहां पर आप विग्रह नहीं करेंगे नीलम उत्पलम की तरह। कृष्णश्चासौ सर्पः नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण शब्द एक अलग ही अर्थ को बता रहा है किसी एक जाति विशेष के, जिसको अब वो किस प्रकार का होता है ये कोश आदि में द्रष्टव्य है। लेकिन कृष्ण सर्प एक विशेष प्रकार के सांप का बोधक है, काले सांप का बोधक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण सर्पः एक ऐसा समास है, नित्य समास है। क्यों नित्य हो गया यहाँ पर?
बहुल ग्रहण करने के कारण, नहीं तो यहाँ पर सभी समास नित्य नहीं हो रहे हैं, देखो सब विकल्प से हो रहे हैं। जैसे नीलम उत्पलम में देखो ये विकल्प से हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीलम उत्पलम विग्रह भी है और नीलोत्पलम समास भी है, समास और विग्रह दोनों है, तो वो तो नित्य समास नहीं वैकल्पिक हुआ। लेकिन कृष्ण सर्पा में नित्य समास ही होगा, और अगर विग्रह करोगे तो इसका लौकिक विग्रह नहीं होगा, अलौकिक विग्रह होगा। कैसा होगा? अलौकिक। अलौकिक विग्रह हो सकता है, जैसे नील सु, उत्पल सु, कृष्ण सु, सर्प सु, अलौकिक विग्रह हो सकता है। और बहुल ग्रहण करने के कारण क्वचित न, कहीं कहीं समास ही नहीं होता है, जैसे रामो जामदग्न्यः, यहां समास ही नहीं होगा। यहाँ पर जामदग्न्यः जो है वो विशेषण है और राम क्या है, विशेष्य है, यहाँ पर समास ही नहीं होगा, क्योंकि बहुल ग्रहण किया है ना, तो क्वचित न, कहीं कहीं समास ही नहीं होता है। अब है उपमानानि सामान्य वचन ही। देखो, उपमान का सामान्य वचन के साथ में समास होता है। उपमान किसे कहते हैं? जैसे जो चीज प्रसिद्ध हो उसे उपमान कहते हैं। जैसे सामने जो सुंदरी है उसका मुख प्रसिद्ध है क्या? चंद्रमा। भाई, सामने जो सुंदरी है उसका मुख क्या विश्व प्रसिद्ध है? नहीं है। नहीं। आह्लाद उत्पन्न करने में उसका मुख तो प्रसिद्ध नहीं है। चंद्रमा जरूर प्रसिद्ध है। ऐसे ही मेघ श्याम वर्ण का होता है, ये बात सब में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, ये सब लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को ही नहीं जानते हैं, तो उनके श्याम वर्ण को कैसे जानेंगे? लेकिन मेघ का वर्ण तो प्रसिद्ध है कि नहीं? है। तो उपमान कौन होता है? जो प्रसिद्ध हो। तो बताओ, घन जो है वो प्रसिद्ध है कि नहीं? घन माने मेघ, मेघ प्रसिद्ध है कि नहीं? इसलिए मेघ है उपमान। सामान्य वचन कहते हैं जो दोनों में समानता हो। तो बताओ, मेघ भी क्या है? श्याम है, घन भी श्याम है, और कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, इसलिए श्याम जो है वो हो जाएगा सामान्य वचन। सामान्य वचन का मतलब होता है साधारण धर्म। सामान्य वचन मतलब क्या होता है? साधारण धर्म। तो श्याम क्या है? साधारण धर्म है, दोनों में है उपस्थित। घन में भी है, घन यानी मेघ में भी है, कृष्ण में भी है, वासुदेव उनमें भी है। तो घन इव श्याम, यहाँ पर उपमान का सामान्य वचन के साथ। तो यहाँ कौन सा क्या पूर्व पद में है? यहाँ घन। घन माने उपमान। तो अगर इस समास का नाम कोई पूछे तो क्या नाम होगा? उपमान पूर्व पद में, और साधारण धर्म उत्तर पद में। तो उपमान पूर्व पदक, साधारण धर्म उत्तर पदक, ये समास है। समझे कि नहीं? जी। जी। ये कैसा समास है? उपमान पूर्व पदक और साधारण धर्म उत्तर। और जो घन है वही श्याम है कि नहीं? जी। जी। इसलिए ये समानाधिकरण तत्पुरुष है, तो कर्मधारय हो जाएगा। ये भी याद रखिए। तो देखो, इस घन का हमने श्याम के साथ समास कर दिया। घन सु श्याम सु, विभक्ति का तो लुक हो जाता है भाई, पता ही है आपको। तो घन श्याम बचेगा, अब आगे सु आएगा, उसको रुत्व विसर्ग घन श्यामा बन जाता है।
तो उपमानानि सामान्य वचने का उदाहरण घनश्याम, आपको याद रखना है। अब है साक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम। तो पहले तो शाकः प्रियः यस्य सः शाकः प्रियः बहुव्रीहि करेंगे। क्या करेंगे? शाकः प्रियः यस्य सः बहुव्रीहि। शाकः प्रियः। यहाँ शाकः प्रिया में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। और हमको बनाना क्या है? शाक प्रिया की जगह शाक पार्थिव बनाना है। क्या बनाना है? शाक पार्थिव। शाक पार्थिव। तो क्या करेंगे? इस शाक प्रिया शब्द का हम किसके साथ समास कर देंगे? पार्थिव। पार्थिव के साथ में शाक प्रिया का समास कर देंगे। पार्थिव कहते हैं राजा को, शाक प्रिय मतलब जिसको शाक प्रिय हो। तो शाक प्रिय चासौ पार्थिवा कर्मधारय कर देंगे। कौन सा कर देंगे? कर्मधारय। कर्मधारय। जैसे नीलम उत्पलम में किए थे ना, वैसे शाक प्रिय पार्थिवा में कर्मधारय कर देंगे। शाक प्रिय विशेषण, कर्मधारय बोलो भाई विशेष्य। विशेष्य। ऐसे ही शाक प्रिय जो है भेदक और पार्थिवा भेद्य। भेद्य और भेदक भी याद रखिएगा। भेदक मतलब विशेषण और भेद्य यानी विशेष्य। तो अब क्या करेंगे? और शाक पार्थिव की बनाने के लिए, सिद्धि करने के लिए उत्तर पद का लोप कर देंगे। क्या करेंगे? उत्तर पद का लोप। तो शाक प्रिया में उत्तर पद कौन है? प्रिय। प्रिय। उसका लोप कर देंगे। तो क्या बचेगा? शाक और पार्थिवा बन जाएगा शाक पार्थिवा। समझे कि नहीं? जी। जी। तो शाक प्रिया पार्थिवा, शाक पार्थिवा, प्रिय का लोप कर दिया। ऐसे ही पहले देव पूजका में षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे। क्या कर लेंगे? षष्ठी। षष्ठी तत्पुरुष। जैसे राज्ञा पुरुषः राजपुरुषः। राजन गस पुरुषु, गस और सु तो उड़ जाते हैं, राजन पुरुष, नकार का लोप हो जाता है, राजपुरुष बन जाता है। ऐसे देवस्य पूजकः ब्राह्मण। ब्राह्मण। अरे देवस्य पूजकः देव पूजकः। पहले क्या करेंगे? देवस्य पूजकः देव पूजकः में कौन सा समास कर रहे हैं? षष्ठी तत्पुरुष। देवगस पुरुषु, गस और सु चला जाएगा, देव पूजक बन जाएगा। और फिर देव पूजकः चासौ ब्राह्मण। यहां पर कौन सा समास कर देंगे? विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय। तो यहाँ विशेषण कौन है? देव पूजक। और ब्राह्मण क्या है? विशेष। विशेषण का ही एक नाम क्या होता है? भेदक। और विशेष्य को दूसरा क्या कहते हैं? भेद्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देव पूजकः ब्राह्मणा में कर्मधारय कर देंगे। किस सूत्र से? विशेषणम विशेषण बहुलम से। और कर्मधारय होगा तो बाद में पूजक जो उत्तर पद है, इस उत्तर पद का क्या कर देंगे? लोप। तो बन जाएगा देव ब्राह्मण। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जी। अब है नए। ये कहता है कि नए पूर्व पद में हो तो उत्तर पद के साथ में हम सुबंत के साथ समास हो जाता है। तो ये कैसा तत्पुरुष है? नए तत्पुरुष, नए पूर्व पद तत्पुरुष। समझ में आ गया कि नहीं? जी। कैसा तत्पुरुष है? नए तत्पुरुष। तो इस नए का क्या होता है? सुपा सह समस्यते। नए का सुख के साथ समास होता बात समझ में आई कि नहीं? है। जी। तो नए का सुप के साथ में होता है समास, सुबंत के साथ में नए का समास होता है। एक तरफ नए पकड़ो, दूसरी तरफ सुबंत पकड़ो भाई कोई।
तो देखो न ब्राह्मणा में न जो है क्या है, नए नए है। ये जो न दिख रहा है ये क्या है, नए। नए नहीं। और सुपा मतलब सुबंत, तो ब्राह्मणा ये सुबंत है, तो इसके साथ में नए और सुपा दोनों का क्या हो जाएगा, समास सुबंत का। अब क्या होगा कि सूत्र है नलोपो नयः। ये कहता है कि नय के नकार का लोप कर दो। अब देखो नय किससे मिलके बनता है, न हलंत यहाँ की तो इस संज्ञा हो जाती है लमतम से। और नलोपो ने यहाँ सूत्र आया, बोला कि नय के नकार का लोप कर दो, तो नय के नकार का क्या हो गया, लोप क्या बचेगा अब, इसलिए अब्राह्मणा बन जाता है। न ब्राह्मण नयसु ब्राह्मण सु उड़ गया, न ब्राह्मण और नकार का लोप कर दिया। कब, उत्तर पदे। तो बताओ आगे ब्राह्मण उत्तर पद में है कि नहीं, जी उत्तर पद में और नय पूर्व पद में है। तो पूर्व पद में अगर नय हो तो उसके नकार का नस्य लोप, नकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कब, जब आगे उत्तर पद में कुछ हो, तो वह ब्राह्मण उत्तर पद में है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उत्तर पदस्य अजादे, जब उत्तर पद अजादी होता है, कैसा होता है, आजादी आजादी। ब्राह्मण में ये उत्तर पद जो ब्राह्मण है कैसा है, ये बकार आदि है, कैसा है ये, बकार आदि। यहाँ पर देखो ब आदि में नहीं दिख रहा है आपको। जी जी जी। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें ये अश्व जो है ये कैसा है, आजादी है। आजादी सत्य। समझ गए कि नहीं, ये तो आजादी है जी ना, आजादी है। आजादी मतलब कोई स्वर आदि में जी। हो। जी तो यहाँ पर भी अगर नय रहेगा तो नय के नकार का क्या होगा, लोप। लोप। लोप तो होगा, जी लोप तो, तो होगा ही। बात समझ में आई कि नहीं। जी तो जी। अश्व बनेगा, क्या बनेगा, अश्व। अश्व। क्योंकि उत्तर पद पर में अगर है तो नय के नकार का लोप तो होगा, लेकिन बाद में एक नकार और आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, आजादी उत्तर पद परे रहते, एक क्या होता है नुट, नुट, जी जी नुट में क्या होता है उ और ट की तो संज्ञा हो जाती है। तो नौ, ये जो आजादी उत्तर पद अश्व है इसके पहले पहले क्या आ जाएगा, न नौ आ जाएगा, क्या बन जाएगा जोड़ करके, अनस्व। लेकिन ये कब होगा, जब लुप्त नकारात नय हो, ऐसा नय हो जब लुप्त नकार हो गया हो उसका, कैसा नय हो, लुप्त लुप्त नकार। नकार। लुप्त नकारात नय हो, नय के नकार का पहले नलोपो नय सूत्र से लोप हो चुका हो, फिर उसके बाद उत्तर पद अगर पर में है तो आजादी उत्तर पद है तो उस बीच में नुट आ जाता है, तो नुट हो जाता है तो अ न अस्व जोड़ देंगे अनस्व। अब कहते हैं कि अनुस्वा बन जाता है इस प्रकार से, नई कथा। अब प्रयोग है नई कथा, यहां पर क्या मामला है भाई, न एक था। एक था। अब यहां पर क्या होना चाहिए, नकार का लोप हो जाना चाहिए, जी जी। और सिर्फ क्या रहे नौ में और रहे, और बीच में नुट आ जाए तो क्या बनेगा, अनेक असमान था। नुट से नुट आ जाए तो बनेगा अनेक अनेक। था। जी। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यहां पर नए शब्द ही नहीं है, क्या नहीं है यहां पर, तो नए शब्द नए नए ही नहीं है, यहाँ तो नौ शब्द है, क्या है, न नौ नौ है। और जब नौ होगा तो उसके साथ में नई तत्पुरुष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
यहाँ तो केवल न है, यहाँ तो यहाँ वाला न है ही नहीं। जब नय होता तो नहीं तत्पुरुष होता, तब नलोपो नया लगता और तब तस्मान नुडची लगता। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो नौ शब्द है, उसके साथ सुपसुपा सूत्र से समास कर देते हैं। सुपसुपा माने सहसुपा, समास कर देते हैं और नौ के आ की और एकधा के ए की वृद्धि हो जाती है, तो बन जाता है नहीं कथा। जो नौ और ए था ना, नौ में आ था और ए था, एकधा का वृद्धि कर देते हैं तो नैकधा बन जाता है। यहाँ नैकधा में तो नौ शब्द के साथ समास है, नई शब्द के साथ समास ही नहीं है। तो यहाँ नई नौ शब्देन सुपसुपायति समासः, इसलिए नौ एकधा अनेकधा नहीं बनता। न आज्झलो नाज्झलो अनाज्झलो नहीं बनता, नाज्झलो बनता है, क्योंकि वहां पर नौ शब्द के साथ समास है, नए के साथ समास नहीं है, इसलिए वहां पर अनस्वहा अनुपस्थिति ही की तरह अनेकधा नहीं बनता। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। अब है कुगति प्रादयः। ये क्या कहता है कि कु का, गति का और प्राधि का नित्य समास होता है। अब देखो भाई, जैसे कुत्सितः पुरुषः, यहां पर क्या है, कु शब्द का हमने किसके साथ समास कर दिया? पुरुषः। पुरुष। कुत्सित माने निंदित पुरुष को क्या कहेंगे? कुत्सित पुरुष। कुपुरुष। कुपुरुष कहेंगे, कुपुरुष। क्योंकि यहाँ पर पुरुष शब्द का और कु का हमने क्या कर दिया है? समास कर दिया है। बात समझ में आ गई? जी अब जो है गति का समास करना है, तो पहले गति समास करने के पहले गति संज्ञा भी देख लीजिए। ऊर्यादि च्वीडाचश्च, ऊर्यादयः च्वन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगी गति संज्ञा स्युः। कुछ ऊरी इत्यादि शब्द हैं, कुछ च्वी प्रत्यांत शब्द हैं, च्वी, कुछ डाजंता मतलब डाच प्रत्यांत शब्द हैं, उनकी क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? जी। क्या? पूरी आदि कुछ शब्द है, पूरी, ट्वी और डाच, इन ये क्रिया के योग में इनकी गति संज्ञा होती है। ऊरी इत्यादि शब्दों की, च्वी प्रत्यांत की और डाच प्रत्यांत की क्रिया के योग, क्रिया मतलब क्या है? क्रिया तो मिलेगी नहीं कहीं, क्रिया से लेना है धातु। धातु के योग में इनकी गति संज्ञा होती है। जी। और फिर जब गति संज्ञा होगी तो फिर गति का क्या होगा? कुगति प्रादय सूत्र से समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, समर्थ के साथ में इनका नित्य समास हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ ऊरी शब्द है, अब आगे क्री धातु है कि नहीं? जी जी। तो क्री धातु के योग में ऊरी शब्द की क्या हो गई? गति संज्ञा। क्री धातु के योग में क्रिया योग मतलब धातु के योग में ऊरी इत्यादि शब्दों की गति संज्ञा होती है, तो गति संज्ञा हो गई और फिर उस ऊरी का क्या हो गया? समास हो गया। तो समास होने के पहले ये कृत्य नहीं था, ये कृत्वा था। क्या था? कृत्वा। कृत्वा। यहां पर त्वा प्रत्यय हुआ था, लेकिन जब समास हो गया तो इस त्वा को क्या हो गया? लेप हो गया, क्योंकि समासे नहीं पूर्वे तो लेप सूत्र है, उसके द्वारा समासे नहीं पूर्वे तो लेप के द्वारा त्वा को लेप हो गया। और लेप में भाई साहब क्या रहता है? लकार पकार की तो एक संज्ञा हो जाती है, क्रिया, और हम आपको सूत्र पढ़ा चुके हैं, रस्वस्त पिति कृति तुक, कृत कृत प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व में तुक हो जाता है, तो तुक मतलब त जुड़ जाता है बीच में। हम आपको बताए थे आदृत्य हमें, वृत्य हमें,
इत्याह में, स्तुत्यः में। जी। वैसे यहाँ पर भी जुड़ करके क्या बन जाएगा, कृत्य। तो बन जाता है ऊरी कृत्य। कब बन जाता है, समास होने के बाद। पहले ऊरी की क्या होती है, ऊर्यादि चुड़ाचश्च से गति संज्ञा। गति संज्ञा। क्रिया यानी धातु, क्री धातु के युग में गति संज्ञा होती है। और फिर समास होता है कुगति प्रादेय, सूत्र समास करता है गति का, तो बन जाता है अक्वा को लेप हो जाता है, तो क्या बन जाता है, कृत्य। माने कृत्वा था, उसको लेप हो जाएगा, कृत्य बन जाएगा, तो ऊरी कृत्य बन जाता है। ऐसे शुक्ली कृत्य में क्या करते हैं, ये शुक्ली शब्द जो है च्वी प्रत्यांत है। क्या है ये, च्वी प्रत्यांत। इसका जो है कृत्वा में क्रि धातु के साथ में योग रहने पर हो जाती है इसकी गति संज्ञा। और गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय सूत्र से गति, इस कृत्वा माने इस शुक्ली का कृत्वा के साथ समास कर देते हैं, और कृत्वा में क्वा को लेप कर देते हैं, और फिर ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक हो जाता है, तो शुक्ली कृत्य बन जाता है। टाच प्रत्यांत है पटपटा शब्द। टाच प्रत्यांत क्या है, इसका पटपटा शब्द। क्रिया यानी धातु, क्रि धातु के साथ में योग होने पर गति संज्ञा, और इसके समास हो जाता है कृत्वा के साथ में, फिर कृत्वा में अक्वा को लेप कर देते हैं, तो पटपटा कृत्य बन जाता है। अब प्रादि है, प्रादि कुगति प्रादयः। तो प्रादया में जो है सु आ जाता है, प्रादि में सु आता है कि नहीं, जी प्रादि जो है ना, प्र परा इत्यादि में सु आता है कि नहीं आता है। आता है जी। जी सु आगतम। जी, तो जी। उस सु का क्या हो जाएगा, पुरुष के साथ में समास। समास। बात समझ में आ गई। जी सोहनः पुरुषः सुपुरुषः। तो यहाँ पर सु का क्या हो जाता है, पुरुष के साथ में, समास। तो बन जाता है सुपुरुष। सुपुरुष। ये प्रादय का उदाहरण है, याद रखिएगा। ये तीनों किसके थे, गति के उदाहरण थे। गति की और कुपुरुषा किसका उदाहरण था, गति कु का उदाहरण था कुपुरुषा। कुपुरुषा। और सुपुरुषा किसका उदाहरण है, प्रादय। प्रादय का उदाहरण है। अब उसी प्रादया का क्या करते हैं, इन वार्तिकों के माध्यम से विस्तार करते हैं। प्रादयो गताद्यर्थी प्रथमया, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। ये वार्तिक चार हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं, उसी का विस्तार। बात समझ में आई। जी जी। तो अब देखिए, तो प्रादय गताद्यर्थे प्रथमया क्या करता है कि गत इत्यादि अर्थ में जो प्रादि शब्द रहे, तो उसका प्रथमांत के साथ में समास हो जाता है। अब देखो, प्रगतः आचार्य प्राचार्य, यहां पर इस गत अर्थ में कौन सा शब्द है, प्र शब्द है। गतादि अर्थ में जब प्रादि रहे, तो गत अर्थ में यहाँ कौन सा शब्द है, प्र शब्द है। उसका क्या होगा, आचार्य के साथ में समास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्राचार्य। प्राचार्य। क्योंकि प्रथम या मतलब प्रथमांत के साथ समास होता है, तो ये आचार्य शब्द प्रथमांत है कि नहीं। जी जी। इसके साथ में किसका समास होगा, प्र किसका, क्योंकि प्राद यह मतलब प्रादि का समास होता है। किस, जब कब, जब गतादि अर्थ में हो, तो प्रगतः में गत शब्द है कि नहीं। जी सही। ये विग्रह में गत शब्द बता रहा है कि यहाँ पर प्र शब्द जो है वो प्रादि, वो गताद्य अर्थ में। तो प्रगतः आचार्य हमें गत शब्द का प्रयोग किया विग्रह में, इससे पता चल रहा है कि इस प्राचार्य में यहाँ पर प्र शब्द किस अर्थ में है, गत अर्थ में। गत अर्थ को भी
समेटे हुए है अपने अंदर। तो जब गत अर्थ प्रतीत हो तो प्र का क्या होता है, आचार्य के साथ में, माने प्रादि का प्रथमांत के साथ में आचार्य इस प्रथमांत के साथ समास हो जाएगा तो प्राचार्य बनेगा। द्वितीयांत के साथ में समास होता है किसका, अति इत्यादि शब्दों का, जब क्रांतादि अर्थ वहां पर समझ में आए। देखो भाई, मालाम ये द्वितीयांत है कि नहीं, द्वितीयांत है जी। जी। और अत्यादय, अत्यादि में अति आ जाता है जी। अत्यादय मतलब अति इत्यादि शब्द, तो अति शब्द है यहाँ पर। और द्वितीय मतलब द्वितीयांत है। मालाम। इस अति का क्या होगा, मालाम के साथ समास होगा और बीच में क्रांत, देखो क्रांत अर्थ प्रतीत होना चाहिए। क्रांताद्यर्थे, क्रांताद्यर्थ प्रतीत हो, तो क्रांताद्यर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है कि नहीं, जी हो, अतिक्रांत में देखो अतिक्रांतो मालाम में क्रांत अर्थ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस अति का क्या कर देंगे, मालाम के साथ समास हो जाएगा। समास। माला में द्वितीय या मतलब द्वितीयांत के साथ में, तो माला में द्वितीयांत है, इसके साथ में जी। अति का क्या होगा, समास। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी अच्छा जी। जी। अब यहाँ पर एक सूत्र है, एक विभक्ति चापूर्व निपाते। ये कहता है कि अपूर्व निपात मतलब पूर्व में प्रयोग जब न करना हो तब एक विभक्ति मतलब समान विभक्ति वाला जो पद है उसकी क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा होती है। तो अतिक्रांतो मालाम में जो मालाम पद है ना, वो निश्चित रूप से एक विभक्ति वाला ही है, एक निश्चित विभक्ति है उसकी। अतिक्रांतो मालाम, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम, अतिक्रांतस्य मालाम, अतिक्रांते मालाम। मालाम जो है आपका ऐसा ही रहेगा, अतिक्रांत में कुछ भी आप परिवर्तन कर लो। समझ में आया कि नहीं। जी। जी। इसलिए विग्रह में जो नियत विभक्ति हो, तो अतिक्रांतो मालाम इस विग्रह में नियत विभक्ति किसकी है, एक विभक्ति किसकी मालाम। 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 है, की। इसलिए और उसको पूर्व प्रयोग करना नहीं है, इसलिए क्या होगा, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। विग्रह यत नियत विभक्तिकम, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और न तो तस्य पूर्व में पाता, उसका पूर्व में प्रयोग नहीं होता है। तो माला शब्द का पूर्व में प्रयोग नहीं करना है। विग्रह में माला शब्द नियत विभक्ति है, निश्चित विभक्ति है उसकी एक द्वितीय, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या होगा, गोस्त्री और उपसर्जन से, माने उपसर्जन संज्ञा जिस गो शब्द की हो अथवा किसी स्त्री प्रत्यांत की हो, तो माला शब्द जो है वो क्या है, टाप प्रत्यय हुआ, वहां पर स्त्री प्रत्यांत है। तो तदंत उसका अंतिम जो टाप है मतलब दीर्घ आकार है, उस तदंत प्रातिपदिक से, ऐसा जो प्रातिपदिक होगा स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक होगा, तो उस प्रातिपदिक को क्या होगा, अंतिम अल को रस हो जाएगा। तो माला को रस होकर के क्या बन जाएगा, माला। माल। और अति के साथ समास हो चुका है तो अति माल बन जाएगा, और सु आएगा फिर अति माला। बात समझ में आ गई। जी। जी। अब है अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीय, ये कहता है कि अब इत्यादि शब्दों का जब कृष्ट अर्थ प्रतीत हो, तो कृष्ट यानी कूजन, कूजन बोलना, कोकिला के द्वारा कूजा गया, अब कृष्ट। तो यहाँ पर कोकिलिया ये तृतीयांत है कि नहीं, तृतीय, या वार्तिक क्या कहता है, तृतीय या तृतीयांत के साथ में अब शब्द का समास होता है, कृष्ट अर्थ प्रतीत हो। तो कृष्ट अर्थ प्रतीत हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, जी हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर समास होकर के बन जाएगा अब कोकिलः। अब शब्द का कोकिला तृतीयांत के साथ समास कर लेंगे, कोकिला टा के साथ में। और उसकी एक बात याद रखिएगा,
वो जो पहले सूत्र आया था एक विभक्ति चापरुनिपाते, इससे उपसर्जन संज्ञा और गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, तो बन जाता है अब कोकिलः। अब देखो पर्यादी शब्द है, परि शब्द है, उसका ग्लान अर्थ प्रतीत हो, तो देखो ग्लान अर्थ प्रतीत हो रहा है विग्रह में। चतुर्थ्याय चतुर्थ्यंत, तो चतुर्थ्यंत है अध्ययनाय, इसके साथ में क्या हो जाता है, परि शब्द का समास हो जाएगा। बस ग्लान अर्थ प्रतीत हो, तो देखो ग्लानः, ये ग्लान अर्थ विग्रह में प्रतीत हो रहा है, तो परिग्लानः अध्ययनाय इति पर्यध्ययनः, जिसको अध्ययन से क्या हो गया है, ग्लानि उत्पन्न हो। तो यहाँ पर परिग्लानः अध्ययनाय में अथवा पर अध्ययन से अथवा अध्ययन के लिए, जहां जो परिग्लान है, ग्लानि जिसके अंदर है उत्पन्न, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परि शब्द का अध्ययन शब्द के साथ में समास हो रहा है, चतुर्थ्यंत के साथ में समास हो रहा है। चतुर्थ्या वार्तिक है, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या मतलब चतुर्थ्यंत के साथ में, अध्ययनाय के साथ में पर्यादय मतलब परि इत्यादि शब्दों का समास होता है। ग्लानाद्यर्थे मतलब ग्लान अर्थ प्रतीत हो, तो ग्लान प्रतीत हो रहा है, तो परि का अध्ययन के साथ समास कर लेंगे, और फिर परि में जो ई है उसको यण हो जाएगा, तो बन जाएगा पर्यध्ययन। फिर निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, पंचम्या मतलब पंचम यंत्र के साथ में निरादि का समास होता है, क्रांत अर्थ प्रतीत हो तो देखो यहाँ पर निष्क्रांता में क्रांत अर्थ प्रतीत हो रहा है कि नहीं, जी ठीक हो रहा है। निरादय, तो निर से जो है ये निस शब्द जो है वो भी ले लिया जाएगा निर से। और पंचम्या मतलब पंचम यंत्र, देखो कौशाम्ब्या है, बात समझ में आई कि नहीं। तो पंचम यंत्र कौशाम्ब्या के साथ में निष्क्रांता, इसका क्या हो जाएगा, निर का समास हो जाएगा, और क्रांत ये अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो निरादय क्रांता दीर्घ पंचम्या सूत्री वार्तिक से समास करके, और निस कौशाम्बी, अब ये कौशाम्बी जो है ना दीर्घ शब्द, दीर्घ है, लेकिन उसको क्या करेंगे, एक विभक्ति चापरुनिपाते से पहले उपसर्जन संज्ञा करके और फिर गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व कर देते हैं, तो बन जाता है निष्कौशाम्बी। इसका पंचम्यंत का समास हो जाता है निरादि शब्द के साथ, निरादि शब्द का पंचम्यंत के साथ में क्रांत अर्थ प्रतीत हो, जहां पर तो क्रांत अर्थ यहाँ विग्रह से प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आ गई। जी जी चलिए ठीक है, तो इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं।